हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके स्वास्थ्य वाली यानी कि जो हेल्थ वाली यूनिट है टीजीटी पीजीटी दोनों में ही है और उसमें पर्यावरण से संबंधित टॉपिक भी आपका है। तो उसी से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, कुछ अलग से भी मैंने यहाँ पर लिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहला है पर्यावरण की किस परत में ओजोन के अणु मौजूद होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो कौन सी परत में होते हैं ओजोन के अणु जो होते हैं मौजूद? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। ठीक है, अब ये जो लैंग्वेज है इसी लैंग्वेज में आपको याद करके चलना है। ठीक है, एक्सोस्फीयर यानी बाह्यमंडल, मेसोस्फीयर मध्य मंडल हो गया, ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर होता है आपका समताप मंडल। अभी हम व्याख्या में भी इनको देखेंगे, लेकिन जो आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है, अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी इसी लैंग्वेज में आपके ज़्यादातर अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इंग्लिश में ही आपको ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछेगा आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम व्याख्या में देख लेते हैं। तो देखिए, ये है वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल की संरचना में जब हम बात करें तो ये आ जाती है आपकी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जब हम जाते हैं 0 से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो होती है वो होती है क्षोभ मंडल की। ठीक है, यदि हम इसमें एग्जैक्ट बात करें तो 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर विषुवत पर होती है। ऊंचाई के साथ तापमान जो होता है वो घटता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान क्या होगा? घटेगा, लेकिन सबनाम मंडल पर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन इतना डीपली नहीं पूछेगा, बस आपको ये लेयर ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये आ जाता है आपका समताप मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ये जो समताप मंडल है और क्षोभ मंडल है, इसी के बीच होती है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन परत होती है, फिर उसके ऊपर आता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, फिर तापमंडल। तो इसी तरीके से वायुमंडल की संरचना है। यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ हो गई आपकी पृथ्वी, फिर उसके ऊपर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद आता है ओजोन मंडल यानी ओजोन परत। ठीक है, ये आ जाती है। और दूसरी कौन सी होती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल के नीचे ही होती है ओजोन परत, ओजोन लेयर। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत कहाँ पर होती है, ओजोन मंडल कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल पर। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, फिर आयन मंडल और फिर बाह्यमंडल। तो ये है वायुमंडल की संरचना। याद रखिएगा, ऊंचाई के साथ तापमान जो होता है वो घटता है, लेकिन समताप मंडल पर क्या होता है? तापमान बढ़ता है। बाकी जो ऊंचाई के साथ तापमान जो होता है वो घटता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखना है, एक तो आपको इनका सीक्वेंस आप देख लीजिएगा। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है पर्यावरण से संबंधित। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि ओजोन मंडल जो होता है या ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पर स्थित होती है? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर पर स्थित होती है। आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये तो क्वेश्चन आपका कई बार भी पूछा जा चुका है। तो इसमें ऑप्शन है 1974, 1975, 1980 या 1986। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था? 1986 में ये पारित हुआ था। ठीक है, अब ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कब आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 1986 में आया था। अब ये पर्यावरण होता क्या है? कभी मान लीजिए ऐसी कोई डेफिनेशन आपको दे दे तो किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ जो अंतःक्रिया होती हैं, यही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारे चारों ओर जितनी भी भौतिक एवं जैविक दशाएं हैं वो क्या है? पर्यावरण है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में किस गैस की होती है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि वायुमंडल में जो भी गैसें होती हैं उनमें सर्वाधिक
प्रतिशत की मात्रा कौन सी गैस की होती है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ओजोन। तो वायुमंडल की यदि हम बात करें सर्वाधिक जो गैस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ये तो कई बार आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है, फिजियोलॉजी में भी कई बार आता है, पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो वहाँ भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसमें जो आपको ध्यान में रखना है, वायुमंडल जो है उसमें प्रमुख गैसें हैं, कौन कौन सी वो गैसें हैं, कितने प्रतिशत वो उनकी मात्रा है, तो इन दोनों ही बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है और हीलियम है। और इनकी मात्रा कितनी है, यदि हम बात करें नाइट्रोजन की तो 78% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन आपकी 20.95% होती है, कहीं कहीं 21 भी होता है, ठीक है, वो भी आपका सही होगा। फिर है ऑर्गन, ऑर्गन कितनी होती है, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.036% होती है, ठीक है। नियोन कितनी होती है, तो 0.002% होती है। हीलियम की यदि बात की जाए 0.005% होती है। यहाँ से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कौन कौन सी गैसें होती हैं वायुमंडल में, या फिर इनकी प्रतिशत या मात्रा भी पूछ सकता है। तो ये सारा ही आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई है तो कौन सी होती है। ऑप्शन है कैलोरी, मीटर, डेसिबल या ग्राम। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण को जो मापने की इकाई होती है उसे डेसिबल कहते हैं। डेसिबल में हम ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसमें कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन, या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए जो ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये आपका फर्स्ट वाला सही होगा। इसको हम व्याख्या में देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अन्य नाम से भी बोला जाता है। कौन कौन सा, एक तो होता है भूमंडलीय तापन, दूसरा है हरित गृह प्रभाव या हरित गृह इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन या हरित गृह प्रभाव से भी इसे जाना जाता है। ये होता क्या है, तो वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा में जब वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, जो वायुमंडल का औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है। यानी वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि होना, और वो किसके कारण होती है, गैसों की मात्रा में वृद्धि होने के कारण होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब इसके लिए जो गैसें उत्तरदायी होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, जो कि तापमान में बढ़ोतरी करती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, ओजोन और जलवाष्प। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आता रहता है आपका फर्स्ट पेपर में, और अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये जितनी भी हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो संकल्पना है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ये किसने दी थी, जोसेफ फॉरियन ने दी थी। कब दी थी, 1824 में। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, CPCB दर्शाता है। CPCB क्या दर्शाता है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है आपसे। ऑप्शन है कॉमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्रिटिकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर सेंट्रल पॉल्यूशन केयर बोर्ड। तो देखिए CPCB क्या दर्शाता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दर्शाता है, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसे हम कहते हैं CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसका गठन कब हुआ था, 1974 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो क्वेश्चन भी ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, इसका गठन कब हुआ या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो होता है CPCB, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं,
निम्न में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या स्वांगीकरण। तो देखिए कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड के असंतुलन से होता है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में वायु में आ जाए तो क्या होगा? पक्षाघात होगा, ब्रोंकाइटिस होगा या दिल का दौरा पड़ जाएगा या फिर सिर दर्द होगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है? ब्रोंकाइटिस होता है। और ये कैसा रोग होता है? ये फेफड़ों यानी लंग्स से संबंधित होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन है 21%, 0.36%, 3%, 30%। तो कितनी होती है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? तो ये तो अभी हमने देखा था वायुमंडल की संरचना कितने प्रतिशत कौन सी गैस होती है। तो यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.36% ये होती है। वहीं ऑक्सीजन कितनी होती है? 20.95 या फिर कहीं कहीं 21% भी आपको मिल जाएगा। तो ये हमने देखा। आगे चलते हैं। ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमें रक्षा करते हैं? यानी जो ओजोन की लेयर है उसका कार्य क्या है? कुछ हानिकारक इफेक्ट होते हैं जिससे हमारी रक्षा करते हैं। कौन से होते हैं? ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, उक्त किरणें, ऊष्मा या ऊपर के सभी या फिर ये तीनों सभी। तो कौन सा होगा जिससे हमारी जो ओजोन है वो हमारी रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं इससे हमारी रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। अब ये जो ओजोन परत है इसके बारे में यदि हम अन्य बातों को भी जाने तो देखिए एक होती है गुड ओजोन जिसे हम गुड बोलते हैं, एक होती है बैड ओजोन। जो गुड ओजोन होती है वो ओजोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल जो कि अभी हमने देखा था समताप मंडल वहां पर होती है। यह एक सुरक्षात्मक परत बनाती है, यानी क्या करती है? एक सुरक्षात्मक लेयर बनाती है। और वो लेयर क्या कार्य करती है? जो भी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमें बचाती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? स्किन प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये जो होती है क्या करती है? ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। कौन बचाती है? जो गुड ओजोन होती है। दो टाइप की होती हैं। अब ये जो ओजोन है कुछ मानव निर्मित रसायन होते हैं जिन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ हम कहते हैं। इनके कारण से क्या हुआ है? ओजोन धीरे धीरे नष्ट होने लगी है। क्षयकारी पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जो कि आपका रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, एसी वगैरह होते हैं, इनसे निकलने वाली कुछ गैसें होती हैं जिनसे क्या हुआ है? जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचता है। हानिकारक जो भी क्षयकारी पदार्थ होते हैं उससे ओजोन परत जो है ये धीरे धीरे नष्ट होने लगी है। और इसकी वजह से क्या है? जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं अब ओजोन परत उनको रोक पाने में थोड़ा वो होती है। तो इससे क्या होता है? इससे कुछ जो वो होते हैं त्वचा संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। ठीक है, ये तो हमने गुड ओजोन के बारे में सोचा बताया। ठीक है, बैड ओजोन कौन सी होती है? जो कि जमीनी स्तर के पास पृथ्वी के निचले वायुमंडल में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। उसमें क्या होता है? ओजोन का निर्माण होता है जब जैसे कि कारें हो गई, बिजली हो गई या रिफाइनरी हो गई, रासायनिक संयंत्र हो गए, इनसे जब उत्सर्जित प्रदूषक होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो ये हानिकारक होते हैं, बैड ओजोन कहलाते हैं। तो ये दो तरीके से हमने ओजोन के बारे में पढ़ा। ओजोन जो होती है ये हानिकारक भी होती है और लाभदायक भी होती है, दोनों ही प्रकार की ये होती है। यहाँ पर है डैश का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालना, शुद्ध वायु परिसंचरित करना। ये क्या कहलाता है? ऑप्शन है आस्पेक्ट, वायु का आवागमन, संभावना या म्यूरम। तो देखिए वायु का आवागमन का अर्थ होता है कि एक घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु जो होती है उसको बाहर निकालना और शुद्ध वायु को परिसंचरित करना। ये क्या कहलाता है? वायु का आवागमन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना है। यहाँ पर कुछ वायु प्रदूषण दिए हुए हैं एक साइड
दूसरी साइड उनसे जो प्रभावित अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है एस्बेस्टस धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए जो एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस धूल जिसे हम बोलते हैं, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? तो इसका इफेक्ट पड़ता है फेफड़ों पर, ठीक है। दूसरा है सीसा, सीसा इसका फर्क कहाँ पर, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? मस्तिष्क पर पड़ता है। पारा, पारा जो होता है इसका इफेक्ट पड़ता है उदर पर। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसका इफेक्ट पड़ता है रक्त धाराओं पर, ठीक है। तो ये कुछ वायु प्रदूषण थे जिनसे प्रभावित अंग यदि वायु में इन प्रदूषण की मात्रा अधिक हो जाए और उनसे जो प्रभावित अंग है उनके बारे में हमने देखा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ठीक है। कुछ अन्य के बारे में हम जान लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर बनते हैं। यहाँ पर प्रदूषक है और यहाँ पर प्रभाव दिए हुए हैं। आर्सेनिक प्रदूषण जो होता है इससे क्या होता है? कैंसर होता है और ब्लैकफुट रोग हो जाता है। कैडमियम, इससे इटाई रोग होता है। फ्लोराइड, ये दांतों से संबंधित होता है, फ्लोरोसिस आपने सुना होगा। पारा, इससे मिनीमाता रोग हो जाता है। तो ये कुछ प्रदूषक है और उनसे प्रभावित होने वाले, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल में भी वाला टॉपिक करा दूंगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। यदि हम क्वेश्चन लें और उसको एक्सप्लेनेशन साथ में दें तो भी आपका जो यूनिट है वो कवर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? अब यहाँ पर द्वितीय प्रदूषक के बारे में हमें पता होना चाहिए और कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है पूछा है। ऑप्शन है PAN, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो देखिए इनमें से जो द्वितीय प्रदूषक नहीं है वो कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? ये प्राथमिक प्रदूषक होता है, द्वितीयक नहीं होता है। अब द्वितीयक और प्राथमिक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं ये कौन से होते हैं? यानी प्राइमरी पॉल्यूशन होते हैं। यह प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, यानी इनका एक मूल स्वरूप है और उसी में ये प्रदूषण को फैलाते हैं। कौन कौन से? जैसे प्लास्टिक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण हैं, ठीक है। दूसरा है द्वितीय प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूशन। ये कौन से होते हैं? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पैराक्सी एसिटिल, ठीक है, पैरोक्सी एसिटिल और नाइट्रेट, ठीक है, PAN जिसे हम बोलते हैं, ये एक ही नाम है, ठीक है। ये क्या है? द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। स्मोक हो गया, स्मोक क्या है? ये भी द्वितीय प्रदूषक है, क्योंकि ये क्या होता है? स्मोक है, ठीक है। उसी में क्या हुआ? उसी में अन्य वायु गैसें, वायुमंडल से कुछ गैसें उसमें मिश्रित हो रही हैं, तो ये क्या है? द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जो कि अपने मूल स्वरूप में न होकर अन्य स्वरूप में होते हैं। तो ये दोनों के बारे में हमने जाना। आप देख लीजिएगा कौन से प्राथमिक है, कौन से द्वितीयक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? ऑप्शन है 1 दिसंबर को, 5 जून को, 14 नवंबर को या फिर 15 अगस्त को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो कौन सी थी? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, इसकी थीम थी। तो थीम भी आपसे पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी दिवस हैं आपकी पर्यावरण से संबंधित तो उनको भी मैं आपको करा दूंगी। तो देखिए पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, और ये 2022 की थीम है। आगे चलते हैं। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर पूछा है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 दिसंबर, 16 सितंबर, 4 दिसंबर या फिर 16 अगस्त। तो कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ भी जो PGT, TGT, GIC है यहाँ पर भी आने की संभावना रहती है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, ये इसकी थीम थी। आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो क्या प्रयोग किया जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ओजोन परत है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। कौन सा इससे हानिकारक गैस होती है जो कि रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों से निकलती है। जितने भी शीत कारक यानी कूलिंग वाले होते हैं कारक उनसे निकलती है। ऑप्शन है ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। नेक्स्ट, तो ये हमारे कुछ एमसीक्यू थे। ठीक है, यदि इनमें किसी को भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी आपकी जो हेल्थ वाली यूनिट है उसको कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जैसे पट्टियों वाला हो गया, उनको हम क्या करेंगे डिटेल में पढ़ लेंगे। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक है इसी तरीके से हम क्वेश्चन लेंगे और व्याख्या के साथ कराते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है, पता भी चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर व्याख्या भी आपको अच्छी तरीके से मिल जाती है। यदि किसी को कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।